So now we are going to learn duty free import authorization, that is DFIA scheme. ये जो DFIA स्कीम रहता है ये बेसिकली पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है. ओके, इट इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम. एक एग्जांपल देता हूँ DFIA का, उसके बाद हम लोग समझेंगे. अभी एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं. सो DFIA, इसमें क्या होता है, आप लोग को सबसे पहले DFIA के लिए अप्लाई करना है. ओके, DFIA के लिए अप्लाई करने के बाद आप लोगों को एक्सपोर्ट्स करके दिखाना है. ठीक है, यू हैव टू प्रूव योर एक्सपोर्ट्स. आप लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अभी आप लोगों ने DFIA के बाद एक्सपोर्ट्स प्रूव किया, उसके बाद आप लोग को DFIA दिया जाता है एंड उस DFIA को आप लोग यूज कर सकते हो फॉर इंपोर्टिंग गुड्स, फॉर इंपोर्टिंग फर्दर गुड्स, फॉर इंपोर्टिंग फर्दर गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. पॉइंट समझ में आया? आप लोग को पहले DFIA मिलेगा, आप उस DFIA के अंडर आप एक्सपोर्ट करो. एक्सपोर्ट अगर आप कर लोगे उसके बाद आप लोगों को अगली बार इंपोर्ट करने के टाइम पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी. ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी. पॉइंट समझ में आया? सो ये बेसिकली पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है, पर ये ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंपोर्ट कर रहे थे अगली बार, तब आप लोग को बिना ड्यूटी पे किए इंपोर्ट करने मिला. समझ में आया? ओके. अभी जो भी आप इंपोर्ट करोगे ये बिना ड्यूटी भरे, इस प्रोडक्ट को आप लोग को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज करना है एंड आपका वैल्यू एडिशन शुड बी 20%. ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में आप लोग को यहाँ पर यूज करना है एंड योर वैल्यू एडिशन शुड बी 20%. वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला हमने एडवांस ऑथराइजेशन में सीखा था, सेम टू सेम एप्लीकेबल रहेगा. क्लियर है पॉइंट? सो अभी DFIA के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. यही बेसिक DFIA. ओके, DFIA में आप लोग को खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी से ही एग्जेम्पशन मिलेगा. आप लोगों को बाकी सब ड्यूटीज भरनी पड़ेंगी. IGST हो गया, ठीक है, फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, ये सब आप लोग को भरना पड़ेगा. क्लियर है पॉइंट? IGST का तो ITC मिल जाएगा आप लोग को. बाकी एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब अगर लग रही है तो ये आप लोग को पे करनी पड़ेंगी. आपको इससे कोई भी यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. एग्जेम्पशन किससे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी से. आया समझ में? नाउ लेट अस रीड DFIA. प्रोविजंस आर provisions applicable to एडवांस ऑथराइजेशन आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू DFIA. मतलब कि है तो सेम ही. कैसे सेम है? अगर आप लोग एडवांस ऑथराइजेशन लेते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री हम लोग कर सकते हैं इंपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया या फिर कोई भी इनपुट्स हो गया उसका. DFIA में भी सेम ही है. आप लोग इनपुट्स को बिना ड्यूटी पे किए ही मंगवा सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन है. ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है? आपको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, DFIA के अंडर. उसके बाद फर्दर इंपोर्ट्स के लिए आपको DFIA मिल रहा है. आया समझ में? आगे. हाउएवर these authorization shall be issued only for products for which SION is notified. मतलब कि DFIA आपको उन्हीं केसेस में मिलेगा जहां पर सियोन नोटिफाइड है. अगर सियोन नोटिफाइड नहीं है, ओके, तो सेल्फ रेटिफाइड हो गया, फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये सब यहाँ पर नहीं है. एडवांस ऑथराइजेशन में कैसा था? आप क्या करो, आप एक्सपोर्ट कर लो, सेल्फ रेटिफाई भी कर लेना बाद में. ओके, डिफरेंशियल पे आप ड्यूटी भर देना अगर ज्यादा निकला तो. पर यहाँ पर ऐसा नहीं. यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर सियोन स्पेसिफाइड है आपका पहले से, तो ही आप लोग को DFIA मिलेगा. नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इज issued to allow duty free import of inputs as well as of oil and catalyst which is consumed or utilized in the production process. ओके, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी ऑयल यूज हो रहा है, कैटलिस्ट यूज हो रहा है, फ्यूल यूज हो रहा है, वो सबको आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो. नॉर्मल जो आपके गुड्स है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो. कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते. यू आर नॉट सपोज टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स अंडर DFIA. एंड वन मोर पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर DFIA स्कीम इज नॉट अलाउड. ठीक है, टायर को इंपोर्ट नहीं कर सकते. ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से ही एग्जेम्पशन मिलेगा. क्लियर? ड्रॉबैक एज पर रेट डिटरमाइंड बाय कस्टम्स अथॉरिटी शैल बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड इनपुट्स वेदर इंपोर्टेड और इंडिजिनियस यूज्ड इन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट. जो भी ड्रॉबैक रहेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक, वो आप लोग को एज पर कस्टम्स फिक्सेशन के हिसाब से मिलेगा. ठीक है, ऑन ड्यूटी पेड गुड्स.
एलिजिबिलिटी, डीएफआई शैल बी इशूड ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस। पॉइंट समझ में आया? मैंने पहले ही बताया आपको पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस कैसे हम लोगों ने यहाँ पर समझा उसको। पहले आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट किया उसके बाद अगली बार आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, आप लोग को डीएफआई दिया गया है। ठीक है, यू कैन इंपोर्ट रॉ मटेरियल और इनपुट्स और ऑयल और फ्यूल और कैटलिस्ट विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर फर्दर एक्सपोर्ट्स। तो डीएफआई जो है वो किसके लिए? फर्दर एक्सपोर्ट्स जब आप कर रहे हो उसके लिए, आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। तो फर्स्ट टाइम आपको ड्यूटी पे करके लाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। मान के चलो आप लोगों ने कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है, आपने कुछ इंपोर्ट किया, यहाँ पर आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू पे ड्यूटी, आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया? आपने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद अभी आप क्या करो? आप डीएफआई के लिए अप्लाई कर लो, आपको डीएफआई मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप डीएफआई के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर आपका डीएफआई का यूज यहीं पर होगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फर्दर ऑर्डर आया, उसके लिए आपको और इंपोर्ट करना है। ठीक है, अभी ये जो इंपोर्ट है, दिस कैन बी विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, दिस इंपोर्ट कैन बी विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। आया समझ में? इसको कहा जाता है पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम, बट इट इज स्टिल ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। आपको इंपोर्ट करते वक्त कोई ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट किया था उसके बाद इंपोर्ट करने पर आप लोग को विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी मिला। ओके, एंड फिर आप अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो डीएफआई का जो मेन रोल है वो यहाँ पर है, यहाँ पर। दिस मीन्स एक्सपोर्ट के बाद, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम। आगे, एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड विद द कंसर्न अथॉरिटी बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट अंडर डीएफआई। मतलब कि जो ये एक्सपोर्ट आप करने वाले थे उसके पहले आपको एप्लीकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। आ रहा है क्या समझ में? पहले डीएफआई के लिए अप्लाई करो, फिर एक्सपोर्ट करो। ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप इंपोर्ट करने जा रहे हो, तब आप डीएफआई को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप डीएफआई का यूज करके बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। Merchant exporter shall be required to mention name and address of supporting manufacturer of export product on export document। मतलब कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है जिसके पास ऑर्डर आया है, ठीक है, पर बना रहा है कोई और, तो यहाँ पर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर का भी, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर का भी नाम लिखना पड़ेगा शिपिंग बिल पे। नो डीएफआईए फॉर इनपुट्स विद एक्चुअल यूजर कंडीशन। नो डीएफआईए shall be issued for an input which is subject to pre-import condition or where Cyan prescribes actual user condition और certain other specified inputs with pre-condition। मतलब कि अगर कोई इनपुट्स है जिसके ऊपर प्री इंपोर्ट कंडीशंस है, मतलब कि इंपोर्ट करने के पहले ही कंडीशंस है, ओके, या फिर सियॉन में लिखा हुआ है कि एक्चुअल यूजर कंडीशन, तो यहाँ पर आपको डीएफआई नहीं दिया जाएगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन जैसे हमने डिस्कस किया 20%। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट इज ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए मतलब एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, बी मतलब सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, बी मतलब सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। अभी इसमें अपने को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसके ऊपर ड्रॉबैक आपने क्लेम किया है या फिर करने वाले हो, ठीक है, तो वो भी आप लोग को सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट में ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर आपके फॉरेन बायर ने, ओके, आपके फॉरेन बायर ने आपको कुछ फ्री में कुछ गुड्स दिया था फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, वो भी आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, ए और बी दोनों में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डीएफआई, ये ट्रांसफरेबल रहेगा। ओके, मतलब आपने एक्सपोर्ट कर लिया, अभी डीएफआई आपको मिल चुका है, अभी ये डीएफआई आपको यूज नहीं आने वाला, तो आप इसको बेच भी सकते हो। एक्सपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम डेट ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ फाइल नंबर। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही आपने अप्लाई किया डीएफआई के लिए, उसके 12 महीने में ये एक्सपोर्ट आपको कैरी आउट करना है। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई किया डीएफआई के लिए, आपको 12 महीने में उसका एक्सपोर्ट्स कंप्लीट करना। डीएफआई इज वैलिड फॉर 12 months आफ्टर द डेट ऑफ इशू। आपको डीएफआई मिल जाएगा, ओके, उसके बाद 12 महीने तक वो वैलिड रहेगा। मतलब 12 महीने के अंदर क्या कर सकते हो? आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, या फिर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। फर्दर रीवैलिडेशन शैल बी ग्रांटेड बाय रीजनल अथॉरिटी। मतलब आपको उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा तो रीजनल अथॉरिटी करके देगा। सेपरेट डीएफआई शैल बी इशूड फॉर ईच सियोन। मतलब कि हर एक सियोन के लिए अलग डीएफआई दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम इज आरओडीटीईपी।
ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। न्यू स्कीम है, डीएफआई पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार अपन एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई दोनों रिवाइज कर लेते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई दोनों एक बार रिवाइज भी कर रहे हैं एंड साथ में डिफरेंशिएशन पॉइंट्स भी देख रहे हैं। एडवांस ऑथराइजेशन, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग को इनपुट्स को विदाउट पेमेंट ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम कर सकते हैं, इसमें भी सेम कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर पहले आपको एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आप लोग को इंपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको 12 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना है। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? यहाँ पर क्या करना है, डीएफआईए के लिए आपको अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद आपको पहले एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद पहले आपको एक्सपोर्ट करना है। ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद फर्दर इंपोर्ट्स के लिए आप लोग डीएफआईए का यूज करके विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी मंगा सकते हो। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते रहो। समझ में? थर्ड पॉइंट, एडवांस ऑथराइजेशन जो रहेगा वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, बट डीएफआईए इज ट्रांसफरेबल, डीएफआईए इज ट्रांसफरेबल, डीएफआईए इज ट्रांसफरेबल। एडवांस ऑथराइजेशन में आप लोग को सारे के सारे ड्यूटीज से एग्जेम्पशन मिलेगा, ऑल ड्यूटीज, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी से ही राहत मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, वैल्यू एडिशन, इसके अंदर वैल्यू एडिशन 15% का करना है एंड यहाँ पर वैल्यू एडिशन क्या रहेगा, 20%। समझ में? ये ब्रॉड डिफरेंशिएशन, एग्जाम में डिफरेंशिएशन बहुत बार पूछते हैं, तो खाली इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, 5 पॉइंट सफिशियंट है आपको 4-5 मार्क के लिए। आगे, नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट स्कीम, आरओडीटीपी। RODTEP scheme is basically on the global principles that taxes and duties shall not be exported. एक सेकंड, हाँ, taxes and duties should not be exported on the export products. ठीक है, इट शुड बी इधर एग्जेम्प्टेड और रेमिटेड। मतलब कि अगर आप लोग कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स है, ओके, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगना चाहिए, या तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, या तो आपको पेमेंट हुआ है तो फिर रेमिशन मिलना चाहिए, रेमिशन मतलब रिफंड मिलना चाहिए। The remission of duties and taxes on exported products scheme aims to refund such duties and taxes on export products as are otherwise not being refunded under other provisions। मतलब कि जो भी ड्यूटीज सफर हुआ है किस प्रोडक्ट पर, ऐसे प्रोडक्ट पर जो कि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यूज हुआ है या फिर एक्सपोर्ट हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट पर जो भी ड्यूटीज सफर हुआ है वो ड्यूटीज का आपको रिफंड दिया जाएगा। Rebate under this scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted। अगर ऑलरेडी रिफंड मिल चुका है तो ये स्कीम के तहत रिफंड नहीं मिलेगा। समझ में? किसी दूसरे लॉ ने अगर रिफंड दे दिया आप लोग को तो ये स्कीम आपको रिफंड नहीं देगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिफंड currently unrefunded duties and taxes at central, state and local level borne on export product, including prior stage cumulative IDT on goods and services used in production of export product। in simple words, जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस फेस हुआ है ऑन दिस प्रोडक्ट एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर रिफंड अब तक नहीं मिला था, उसका रिफंड आपको RODTEP में मिलेगा। ओके, salient features of this scheme, rebate is issued in the form of transferable duty free duty script, transferable duty script। मतलब कि आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट पर वैल्यू रहेगा। ओके, क्या वैल्यू रहेगा, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके FOB का सर्टन परसेंटेज रहेगा। ठीक है, आगे लिखा रहेगा, हाँ यहाँ पर सर्टन परसेंटेज ऑफ FOB रहेगा। आपको वो सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा इतने का आपको RODTEP का स्क्रिप्ट मिला है। ठीक है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिला है। अभी वो स्क्रिप्ट का आप यूज कब कर सकते हो, अगर आपको आगे जाकर के इंपोर्ट करना है तो जितना आपके पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है उसका आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करो कि आपने कोई अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया,
से 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। ओके। अभी RODTEP फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड किया हुआ है FOB का 5%, तो आपको 5 लाख का एक स्क्रिप्ट मिलेगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मिलेगा। अभी ये स्क्रिप्ट का आप यूज क्या कर सकते हो, ये स्क्रिप्ट का यूज आप कब कर सकते हो? मान के चलो कि आगे चल के आपने कुछ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया। ओके। उसके ऊपर 5 लाख का ड्यूटी भरने को आ रहा है, पर आप लोग को भरने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है। और अगर मान के चलो कि आप इंपोर्ट करने ही नहीं वाले, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये 5 लाख के स्क्रिप्ट को आप लोग सेल भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। दिस स्क्रिप्ट कैन बी सोल्ड। ओके। सच ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी यूज्ड टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। मतलब कि आप सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही पेमेंट कर सकते हो इस स्क्रिप्ट से। मतलब अगर IGST लगता है तो आप स्क्रिप्ट से पे नहीं कर सकते, आपको खुद से पे करना पड़ेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी खुद से पे करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का यूज करके पे नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट का यूज आप लोग सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए कर सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, हम लोग सेल भी कर सकते हैं। रिबेट अंडर द स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। रिवॉर्ड भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, परसेंटेज ऑफ FOB रहेगा। Rebate would not be dependent upon realization of export proceeds at the time of issue of rebate. However, rebate would be will be deemed never to be allowed in case of non-receipt of sale proceeds within time allowed as per FEMA. मतलब एग्जाम्पल, आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपको RODTEP का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिल रहा है, तब हम लोग ये चेक नहीं कर रहे कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम लोग चेक जरूर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिना पैसा मिले ही आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको फिलहाल के लिए मिल रहा है, आप इसको सेल भी कर सकते हो, आप इसको यूज भी कर सकते हो, लेकिन फेमा के टाइमलाइंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया के बाहर जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसका पैसा रियलाइज करना पड़ेगा, रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया रिपैट्रिएट, तो इन दैट केस जितना भी आपको ये स्क्रिप्ट मिला था, ठीक है, एंड आपने यूज कर लिया, वो स्क्रिप्ट का वैल्यू आप लोगों से वापस लिया जाएगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? आइटम्स इन एलिजिबल, ठीक है, कुछ आइटम्स इन एलिजिबल है, ये आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये आइटम्स के ऊपर RODTEP नहीं मिलेगा। इसका लॉजिक क्या है, ये आइटम्स के ऊपर मोस्टली जो ड्यूटीज है, ठीक है, वो सफर नहीं हो रही है, मोस्टली सफर नहीं हो रही है। या तो प्रोडक्ट्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना हो, तो ये प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट होने पर आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। ओके। तो ये बेसिकली लॉजिक के ऊपर ये सब इनएलिजिबल आइटम्स है, ये आप लोग खुद से रीड कर लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके। अभी लर्न करते हैं नया स्कीम, दैट इज EPCG। नया स्कीम EPCG, फुल फॉर्म इज एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स, ठीक है, EPCG फुल फॉर्म। अभी EPCG का मैं आप लोग को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे DFIA में किया हमने। अगर मान के चलो आप लोग को इंपोर्ट करना है एक कैपिटल गुड्स, ठीक है, आपको इंपोर्ट करना है कैपिटल गुड्स। अभी ये कैपिटल गुड्स को आप लोग यूज करने वाले हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आपने क्या किया, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया, ये कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करके आप प्रोडक्शन करने वाले हो, किस चीज के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके। तो कैपिटल गुड्स का जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है, इस पे जो भी आपको ड्यूटी सफर हुई है, ड्यूटी, ओके, ये आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं। ओके, फॉर एग्जांपल 1 CR का एग्जांपल मशीन मंगवा रहे हो, इसके ऊपर टोटल ड्यूटीज, सब ड्यूटीज मिला के से 20 लाख रुपए, पर आपको ये 20 लाख पे नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू पे दिस 20 lakhs ओनली एंड ओनली इफ यू आर हैविंग EPCG। अगर आपके पास EPCG स्कीम है, तो आप लोग 1 करोड़ का मशीनरी आप लोग बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए इंपोर्ट कर सकते हो, बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितना भी ड्यूटी आपने यहाँ पर सेव किया, ठीक है, ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम्स आप लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम्स, मतलब 20 लाख का ड्यूटी सेव किया,
ओके, सो ड्यूटी सेव कितना हुआ आपका, 20 lakhs इंटू 6, मतलब आपको 1.2 CR का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? जितना भी ड्यूटी आपने सेव किया है इम्पोर्टेशन के टाइम पर, उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। आया समझ में? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अगर मुझे इंडिया के बाहर से कैपिटल गुड्स नहीं मंगाना, मुझे इंडिया से ही मंगाना, आई वॉन्ट टू परचेज कैपिटल गुड्स फ्रॉम इंडिया ओनली, बट ये जो कैपिटल गुड्स होगा इससे मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो क्या मेरे को कुछ बेनिफिट है यहाँ पर, या फिर इधर मुझे हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपके पास बेनिफिट है। चलो आप लोग बताओ क्या बेनिफिट है। सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो। ठीक है, पॉज किया, सोचो। अभी सुनो, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, डीम्ड एक्सपोर्ट्स। ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट में एक पॉइंट था, अगर कोई पर्सन ईपीसीजी होल्डर को सेल कर रहा है तो वो पर्सन डीम्ड एक्सपोर्ट्स कर रहा है ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कोई पर्सन आपको मशीन दे रहा है, तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट में। देयर आर टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, ये जो मशीन का सप्लायर है वो 1 करोड़ प्लस 18 lakhs, फॉर एग्जाम्पल 18% ड्यूटी है, तो 1.18 लाख, सॉरी 1.18 CR, ये आपको चार्ज करेगा। और आपको दैट इज ईपीसीजी होल्डर को 18 लाख का रिफंड मिलेगा। रिफंड मिलेगा, ठीक है, 89 फोर में, 89 4 में, 4A, सॉरी 89 4A में आपको रिफंड मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है डीम्ड एक्सपोर्टर के पास 1 करोड़ का गुड्स वो 1 करोड़ में ही बेचे। ठीक है, एंड ये डीम्ड एक्सपोर्टर इस 18 लाख को पे करे। ठीक है, 18 लाख को ये पे करेगा थ्रू आईटीसी, एंड इसको रिफंड दिया जाएगा कैश में। ठीक है, इसको रिफंड दिया जाएगा कैश में। ठीक है, ये 89 4A का ही केस है, लेकिन इस केस में सप्लायर ने रिफंड क्लेम किया। आया समझ में? इस केस में, फर्स्ट केस में रिसिपेंट ने रिफंड क्लेम किया। तो ये दोनों केसेस है। तो हम लोगों ने ये वाले एग्जांपल को मैक्रो व्यू से पढ़ा, मतलब जीएसटी के भी एंगल से पढ़ा एंड एफटीपी के एंगल से भी पढ़ा। तो यहाँ पर ईपीसीजी होल्डर को इंडिया से खरीदने पर भी बेनिफिट है, या फिर वो अगर दूसरे कहीं से खरीद रहा है इंडिया के बाहर से तो भी बेनिफिट है। समझ में? अभी ईपीसीजी स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है ये डिस्कशन करेंगे। ईपीसीजी स्कीम परमिट्स एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब कि जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज होने वाला है। ओके, फॉर प्री प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन करने के पहले मेरे को उस कैपिटल गुड्स में कुछ प्री प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो ऐसा मशीनरी भी आप लेके आ सकते हो, या फिर ऐसा मशीन भी ला सकते हो जो एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, या फिर आप ऐसा मशीनरी भी लेके आ सकते हो जो प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्शन होने के बाद यूज हो रहा हो। ओके, ये भी आप लोग कर सकते हो एट जीरो कस्टम ड्यूटी, मतलब आपको पे नहीं करना। और प्रोक्योर देम इंडिजीनियसली, ये हमने डिस्कस किया। तो डीम्ड एक्सपोर्टर का बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। ओके, इन रिटर्न द एक्सपोर्टर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मतलब कि हमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। वो 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड है, हमने डिस्कस किया है, लेकिन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी किस किस को ईपीसीजी स्कीम मिलेगा वो सुनो, किस किस को ईपीसीजी स्कीम दिया जाएगा। तो ईपीसीजी जो स्कीम है वो किस किस को मिलेगा, सबसे पहला मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विथ और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, मतलब कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है। ओके, मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसको भी मिलने वाला है, नीचे हम लोग सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। या फिर जो पर्सन खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैंने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया। ठीक है, तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मैं और 2 3 जगह पे उसको प्रोसेस करने के लिए दे रहा हूँ। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि हम लोग एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड हम लोग का कुछ प्रोसेस इस तरीके से कि क्लोथ क्लोथ कटिंग मशीन, ठीक है, एक कटिंग मशीन है, एक पॉलिशिंग मशीन है। ओके, पॉलिशिंग मशीन है। ऐसा 2 मशीन अपने को लगने वाला है।
लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो खाली मैं क्लॉथ कटिंग का काम कर रहा हूँ। पर मैंने क्या किया हुआ, इस सप्लायर के साथ, इस मैन्युफैक्चरर के साथ मैंने टाई अप किया हुआ। क्या टाई अप किया हुआ है कि जो भी मैं क्लॉथ कटिंग करके दूंगा आप पॉलिशिंग करोगे। तो यहाँ पर जो ईपीसीजी स्कीम है वो इस पर्सन को भी मिलेगा, ठीक है, ये भी ईपीसीजी अप्लाई कर सकता है। एंड ये पॉलिशिंग मशीन को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, मैं क्लोथिंग मशीन को इंपोर्ट कर सकता हूँ, ये पॉलिशिंग मशीन को इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहा है, मैं खुद अगर पूरा पॉलिशिंग एंड कटिंग कर रहा होता तो मुझे दोनों मशीन लाने का परमिशन था। ओके, या फिर अगर मैं सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के थ्रू कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ तो उस केस में वो पर्सन भी क्या कर सकता है, वो पर्सन भी वो मशीन इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, अंडर ईपीसीजी। सेकंड इज मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब कि जो पर्सन को ऑर्डर मिला है, ठीक है, लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाला। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो टाइड अप है विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलेगा। समझ में आया? तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को ईपीसी मिलेगा। उसके बेसिस पर क्या कर सकता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है ही कैन इंपोर्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर भी ले सकता है, दोनों ही ले सकता है। एंड लास्ट वन, सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अभी कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का बेसिक मीनिंग होता है जॉब वर्कर। ठीक, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग का कोई एक टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस है, ओके, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, अज्यूम करो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपका ये टाउन। ओके, यहाँ पर कुछ जॉब वर्कर्स होते हैं, मालूम है? यहाँ पर कुछ जॉब वर्कर्स हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, लेकिन आप लोग को इन लोग का हेल्प लगने वाला है। ठीक है, आप लोग को इन लोग का हेल्प लगने ही वाला है, सभी टेक्सटाइल वालों को इन लोगों का हेल्प लगने वाला है। ओके, तो और ये लोग कौन है, जॉब वर्कर्स, ये लोग जॉब वर्कर। तो ये जॉब वर्कर अगर इसी एरिया के अंदर है तो इन लोग को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है एज अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नोटिफाइड है, नोटिफाइड कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी ये लोग, अगर जॉब वर्कर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया के बाहर से, ठीक है, तो ये लोग भी ईपीसीजी स्कीम के अंडर कर सकते हैं। हालांकि ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, एवरीवन लिसन, हालांकि ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करने वाले, जो भी गुड्स बनेगा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लोग को ही देंगे। तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। आया है क्या पॉइंट समझ में? आपको एक्सपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, आप लोग को क्या करना है, विद इन इंडिया ही सेल करना है। चलेगा, आप सेल कर सकते हैं। ओके, आगे, कैपिटल गुड्स का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नॉट दैट रिलेवेंट, चाहिए तो एक बार आप खुद से रीड कर लो, पर इतना रिलेवेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो टेक्नोलॉजिकली मतलब यूज हो रहा हो, या फिर रिप्लेसमेंट करने के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है, पैकिंग मशीन भी इसके अंदर आता है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट आया, पावर जनरेटिंग सेट, मशीन टूल्स, ये सब चीजें इसके अंदर है। ओके, वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, जैसे आपको ऑथराइजेशन मिलेगा उसके 24 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को ऑथराइजेशन मिलेगा एपीसीजी का, ओके, आप लोगों को क्या करना है, 24 मंथ्स के अंदर इंपोर्ट करना है। ओके, विच कैपिटल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड, कौन सा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हो सकता है, कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी कंडीशन, दैट इज सेमी नॉकडाउन एंड कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन। मतलब आप लोग डिसमेंटल करके भी मंगवा सकते हो। आप लोग कंप्यूटर सिस्टम को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सॉफ्टवेयर को भी इंपोर्ट कर सकते हो जो कैपिटल गुड्स का ही पार्ट हो। या फिर आप लोग स्पेयर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स एंड रिफैक्टरीज। तो इन सभी चीजों को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो एज अ कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी। एंड कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्ज प्लस वन सब्सिक्वेंट चार्ज। ठीक है, तो कैटलिस्ट वगैरह जो फ्यूल कंबशन मशीन रहता है वो भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। कौन सा ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है, सब ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस एंड अदर कस्टम ड्यूटी। ठीक है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आईजीएसटी एंड आईजीएसटी सेस तो लगता ही नहीं। आगे, नेसेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने बेसिक वहां पर पहले ही डिस्कस कर लिया था। ओके, क्या डिस्कस किया था बेसिक में, आपको जितना भी ड्यूटी आपका सेव हुआ है उसका, जितना भी ड्यूटी आपका सेव हुआ है
उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना है। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सेकंड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड सेकंड इज एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी अचीव्ड हम लोग को वो अचीव करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अपने को मेंटेन करना है, मतलब कि एक्सपोर्ट नॉर्मली ऑन एन एवरेज उतना होना ही चाहिए, ठीक है। पर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। कितना अचीव करना है यहाँ पर देखो, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, 6 times of duty saved to be fulfilled in 6 years reckoned from the date of issue of authorization। मतलब कि जब भी आप लोग को ऑथराइजेशन मिला है उसके 6 साल के अंदर आप लोग को 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना है। पॉइंट समझ में आया? ओके, एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर हम लोगों ने। सबसे पहला क्या था एग्जांपल, अगर वन वन करोड़ का मशीनरी इंपोर्ट किया, 20 लाख का ड्यूटी सेव किया। ओके, तो जब भी आपको ऑथराइजेशन मिला था, ठीक है, जो एपीसी स्कीम मिला था, उधर से 6 साल के अंदर आप लोग क्या करना है, आप लोगों को जितना भी ड्यूटी सेव किया आपने उसका 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट करना है विद इन दिस 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल के दरमियान आप लोग को 1.2 CR का एक्सपोर्ट करना है। और अगर आप लोग विद इन इंडिया से खरीदते हो, विद इन इंडिया से, हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर विद इन इंडिया से हमने खरीदा, ओके, एंड फिर उस मशीन को यूज करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर जो ड्यूटी आपने सेव किया है, ओके, उसका 6 टाइम्स का 75% अचीव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 करोड़ एंड 20%। ठीक है, 20% एग्जाम्पल ड्यूटी लगा है, 18 कर देते हैं इसको, 18%। तो 18 लाख रुपीज क्या हुआ, ड्यूटी लगा है। ओके, तो 18 लाख का 6 टाइम्स, दैट इज 1.08 करोड़ इंटू 75%, इतना वुड बी योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। आया समझ में? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर इंडिया के बाहर से आ रहा है कैपिटल गुड्स, तो आपको 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करना है ऑफ ड्यूटी सेव्ड। एंड अगर इंडिया से खरीद रहे हो तो 6 टाइम्स करना है, लेकिन 6 टाइम्स का 75% करना है, पूरा 6 टाइम नहीं करना है, 6 टाइम्स का 75%, दैट इज नथिंग बट 4.5 टाइम्स। क्लियर है क्या पॉइंट? 4.5 टाइम्स। ठीक है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो एवरेज रहेगा, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर ईपीसीजी स्कीम is the average level of exports made by applicant in the preceding 3 licensing years for the same and similar product. It has to be achieved within the overall export obligation period। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो एवरेज रहेगा आपका 3 साल का, वो आप लोग को ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव करना। द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी फुल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी फुलफिल्ड every financial year till the export obligation is considered। Okay, export or supplies made over and above average export obligation shall only be considered for fulfillment of export obligation। Okay, अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो, नीचे होगा एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर देखो, मेसर्स के एन एम एक्सपोर्टर हैज turnover of 1 crore, 5 crore and 9 crore in the preceding 3 financial year। Okay, it imports capital goods under EPCG scheme and saves BCD of 2 crores। Okay, thus it has to achieve specific export obligation, that is 12 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हमको करना पड़ेगा, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। 12 करोड़ का हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम ग्रांट ऑफ एपीसीजी। क्लियर? thus it has to achieve the export obligation of 12 crores during subsequent 6 financial year। Okay, further measures KNM has to maintain average export of 5 crores in each financial year। 5 करोड़ कैसे आया? 1 + 5 + 3, सॉरी 9, 1 + 5 + 9, that is 15 divided by 3, आंसर इज 5 CR।
ओके, तो 5 करोड़ का आपको एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेंटेन करना है हर साल। हर साल आपको 5 करोड़ का तो मिनिमम एक्सपोर्ट करना ही है। ओके, एंड आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना करना है, 12 करोड़ का। फर्दर इट इज imperative to note that if Messrs K&M achieves export of 9 crores in first 4 years, then balance export obligation would be redeemed। मतलब सुनो, इसका इंपॉर्टेंट है। अपने को स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना करना था, 12 करोड़ का, बराबर। अभी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोलती है, अगर टोटल स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का 75%, 75% अगर आप लोग पहले ही 4 सालों में ही आप लोग अचीव कर लेते हो, ओके दैट इज 9 करोड़ इस केस में। पहले 4 साल में अगर आप लोग 75% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव कर लेते हो, तो आगे के 2 साल में ये 25% को अचीव नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, इट इज ओके इवन इफ यू डू नॉट अचीव द 25% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इन द फर्दर 2 years, तो आप अचीव ही मत करो, चलेगा। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 75% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शुड बी अचीव्ड विद इन फर्स्ट 4 years। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है। ड्यूटी सेव्ड इफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इज टेकन एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने आईजीएसटी का आईटीसी लिया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने आईजीएसटी का आईटीसी लिया हुआ है, आईटीसी शैल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी सेव्ड। ओके, देखो आप लोग कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो, आईजीएसटी लगता है। अगर आप लोग आईजीएसटी का आईटीसी लेते हो, तो आईजीएसटी के आईटीसी को भी नेट ड्यूटी सेव्ड, ठीक है, ड्यूटी सेव्ड का डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करें। लेकिन अगर आप लोगों ने आईटीसी नहीं लिया, यू हैव नॉट टेकन आईटीसी, देन क्या हो जाएगा, अगर आईटीसी नहीं लिया तो आपका ड्यूटी सेव्ड में वो नहीं आएगा। ड्यूटी सेव्ड में नहीं आएगा तो उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ में, क्लियर है क्या। आगे डीम्ड एक्सपोर्ट, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी फुलफिल्ड बाय ऑथराइजेशन होल्डर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और हिज सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम फॉर विच ईपीसीजी ऑथराइजेशन हैज बीन ग्रांटेड। तो यहाँ पर क्या होएगा, जब भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है तो किसको फुलफिल करना है, जिस भी प्रोड्यूसर ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, या फिर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर ने, ओके, या फिर जो भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, उसको अचीव करना पड़ेगा। आगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, अभी यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने एडवांस ऑथोराइजेशन के बेनिफिट के अंदर, ठीक है, एडवांस ऑथोराइजेशन का स्कीम आपके पास था, आपने क्या किया, आपने एक्सपोर्ट किया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर रहेगा। आपने इनपुट्स को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आपने इनपुट्स को इंपोर्ट करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन लिया हुआ है। आप लोगों ने कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए ईपीसीजी स्कीम लिया हुआ है। ओके, और अभी आप लोग को कहा गया है कि आप एक्सपोर्ट करो, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट करो। अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो सेम ही चीज होने वाला ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बटन मंगवाया, ओके, शर्ट बनाने के लिए, मतलब शर्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। आपने मशीन इंपोर्ट किया शर्ट का कटिंग करने के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो शर्ट ही होने वाला है एवरीवन, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो शर्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पर शर्ट अगर एडवांस ऑथराइजेशन में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या उसको ईपीसीजी के लिए भी हम कंसीडर करेंगे। आंसर इज ऑब्वियसली यस, करेंगे। क्योंकि हम लोग कहाँ से ईपीसीजी के लिए वापस से दूसरा शर्ट लेके आएंगे, ठीक है, हम लोग का प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना, प्रोडक्ट इज सेम। तो यहाँ पर बटन इंपोर्ट किया एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, शर्ट एक्सपोर्ट किया, तो एडवांस ऑथराइजेशन का जो ऑब्लिगेशन है वो आप लोग फुलफिल कर रहे हो विथ 15% वैल्यू एडिशन। एंड अगर आप शर्ट ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेम शर्ट, तो यू आर स्टिल फुलफिलिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर ईपीसीजी, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। बोथ फिजिकल एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डीम्ड एक्सपोर्ट आर कवर्ड, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है। ओके, अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन करना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। बाद में क्या होएगा, आप लोग को ईओडीसी मिलेगा। ईओडीसी मतलब कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब यू हैव कंप्लीटेड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन
टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। मतलब जो कैपिटल गुड्स आप लोग को मिला है, ठीक है, अंडर ईपीसीजी, वो आप ही को यूज करना है टिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो कैपिटल गुड्स आप बेच सकते हो। समझ में आया? सो हियर वी कंप्लीट विथ ऑल द स्कीम्स। अभी एक स्मॉल स्कीम बाकी है, दैट इज ईओयू। इसी लेक्चर में कर लेते हैं इसको। ओके, अभी ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी। EOU, EHTP, STP, and BTP stands for Export Oriented Unit, Electronic Hardware Technology Park, Software Technology Park, and Biotechnology Park। ठीक है भाई, बेसिकली ये जो स्कीम है, दैट इज EOU स्कीम, EHTP स्कीम। अभी ये स्कीम में होता क्या है बेसिकली, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर जोन में आपका यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोग सेटअप करते हैं, ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को बेसिकली जब भी आप इंडिया से, दैट इज इंडिजिनस परचेस करोगे, तो उसमें आपको रिफंड्स दिया जाता है। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, आपका जो परचेज है उसको डीम्ड एक्सपोर्ट किया, डिक्लेयर किया गया है, ताकि जो भी सप्लायर है वो जीएसटी चार्ज ना करे, या फिर अगर वो करे भी तो भी आपको रिफंड मिल जाए। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका मेन पर्पस होता है आप यहाँ से एक्सपोर्ट्स करोगे। ओके, यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। यूनिट्स अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है, ट्रेडिंग नॉट अलाउड, टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सेप्ट परमिसिबल सेल्स इन डीटीए, may be set up under this scheme for manufacturing goods, including repair, remaking, reconditioning, re-engineering, rendering of service, development of software, agriculture, including agro processing, aquaculture, animal husbandry, biotechnology, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and सेरिकल्चर। मतलब ये सब एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो। गुड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कर सकते हो, यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो आप लोग को कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिलता है। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे ईओयू। देखो, जहां पर भी मैं ईओयू पढ़ूंगा उधर सबका सब आ गया ऐसा अज्यूम करना, ठीक है। ईओयू यूनिट्स में एक्सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड। ठीक है, अगर प्रोहिबिटेड कोई किया है गवर्नमेंट ने कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप सारे गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट भी कर सकते हो, डीटीए से भी खरीद सकते हो, वेयर हाउस से भी खरीद सकते हो, इंटरनेशनल एग्जीबिशन से भी खरीद सकते हो। ओके, एंड वो भी विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, आईजीएसटी एंड आईजीएसटी सेस। हाउएवर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम डीटीए वुड बी पेमेंट वुड बी ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी एंड सेस। मतलब कि अगर आप इंडिया से खरीदते हो तो ड्यूटी भरना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरी भरना ही पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है डीम्ड एक्सपोर्टर में, अगर सप्लायर रिफंड लेना चाहता है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर आपको रिफंड लेना है तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, देन यू कैन क्लेम रिफंड। ओके, units can also import goods including capital goods required for approved activity on a self certification basis। मतलब कि आप लोग कैपिटल गुड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करने के लिए ऑन अ सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, लेकिन वो एक्चुअल यूजर कंडीशन होना चाहिए। मतलब आप ही ने यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इंपोर्ट किया एंड डीटीए में क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, स्टेट ट्रेडिंग रेजिम शैल नॉट अप्लाई टू ईओयू मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। आगे, डीटीए टू ईओयू, टीएचटीपी, बीटीपी सप्लाईज। मतलब कि अगर डीटीए ने ईओयू को सप्लाई किया तो क्या माना जाएगा, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी बेनिफिट सीखा हुआ है। अदर एंटाइटलमेंट्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स रिजर्व्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक ठीक है, मतलब कि आप लोग को इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो रहता है वो लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंस, आप लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो ऑब्वियसली 9 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है आपको, रियलाइज करना पड़ता है फेमा का टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ईओ यूनिट्स रहेगा उन लोग को ईएफसी करके अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में आप आपका 100% एक्सपोर्ट के अर्निंग्स को रख सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को ये वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जो ईओयू रहता है उसको अपना अर्निंग्स, एक्सपोर्ट अर्निंग्स को एक ईएफसी, दैट इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में आप लोग को
पैसा रखने को दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करना पड़ता है, उसको रियलाइज करना पड़ता है, ये अकाउंट में नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप ईओयू हो, देन यू कैन कीप इन दिस अकाउंट। यूनिट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक गारंटी, आपको बैंक गारंटी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट और फॉर गोइंग टू जॉब वर्कर, ठीक है। 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। मतलब आप एफडीआई इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी ईओयू को सेटअप कर सकते हो। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ठीक है। आप लोग को 5 साल के ब्लॉक में पॉजिटिव नेट फॉरेन अर्निंग करना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब कि आपने जो भी इंपोर्ट किया उसके लिए आप जो पे कर रहे हो, ओके, इट शुड बी लेसर देन व्हाट यू आर रियलाइजिंग थ्रू एक्सपोर्ट्स। समझ में, डॉलर्स में कन्वर्जन करेंगे तो डॉलर में अगर आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, डॉलर में आप पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नेट आपका जो रहेगा इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट शुड बी पॉजिटिव इन ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड अप्रूवल लेटर ऑफ परमिशन और लेटर ऑफ इंटेंट और एंड लेटर एंड लीगल अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर एक अप्रूवल कमेटी बनाया जाता है, ठीक है। वो कमेटी क्या करता है, वो अप्रूवल देता है कि यहाँ पर आप ईओयू सेटअप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज 1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी 1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। However, this shall not apply to existing units in ESTP, STP, BTP, and EOU in handicraft goods, agriculture, floriculture, aquaculture, animal husbandry, IT, brass hardware, and handmade ज्वेलरी। तो ये जो सेक्टर का नाम यहाँ पर मैंने पढ़ा, इन सेक्टर में आपका अगर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट भी है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, तो भी आप लोग प्लांटर मशीनरी डाल सकते हो, ठीक है। तो भी आप लोग एओयू सेटअप कर सकते हो इवन इफ 1 करोड़ से कम आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांटर मशीनरी में। लेकिन अगर आपका बिजनेस इन लोगों को छोड़कर है तो आप लोग का मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़। इंटर यूनिट ट्रांसफर, ठीक है, क्या आप लोग इंटर यूनिट ट्रांसफर कर सकते हो? यस कर सकते हो, लेकिन आप लोग का एप्लीकेबल जीएसटी वगैरह भरना पड़ेगा। एंड आपको बोर्ड को, ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर जो रहता है उन लोग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि अप्रूवल क्या लेना पड़ेगा, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं। एग्जिट फ्रॉम स्कीम, ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ इंपोर्ट किया था अंडर एओयू एंड आप लोगों ने ड्यूटी का एग्जेम्पशन लिया हुआ था, अभी आपको स्कीम से बाहर जाना है, तो जितना भी एग्जेम्पशन आपने लिया था वो पहले तो वापस करना पड़ेगा, ओके। जो भी रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री आया था उन सब का क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा। एंड आपका जो पॉजिटिव एनएफई बोला था, नेट फॉरेन एक्सचेंज आपका पॉजिटिव होना चाहिए था 5 साल का, वो अगर नहीं है एट द टाइम ऑफ एग्जिट तो आप लोग को पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। कन्वर्जन, तो एग्जिस्टिंग डीटी यूनिट जो रहेगा वो ईओयू में कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो कन्वर्जन भी हो सकता है। उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा वो बोर्ड आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। बोर्ड आपको अप्रूवल देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सेम रहेगा, 1 CR का। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जीएसटी का डीम्ड एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हम लोग एफटीपी का डीम्ड एक्सपोर्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हुए हैं फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एफटीपी। देखो, जीएसटी के लिए जो डीम्ड एक्सपोर्ट है वो एफटीपी के लिए भी डीम्ड एक्सपोर्ट है, पर एफटीपी के लिए और भी एक्स्ट्रा डीम्ड एक्सपोर्ट्स का पॉइंट है, ओके। डीम्ड एक्सपोर्ट का पॉइंट क्यों रिलेवेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को ईपीसीजी स्कीम मिल सकता है, हम लोग को एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है अगर हमको डीम्ड एक्सपोर्ट करना है तो, ओके। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स टू प्रोजेक्ट और टर्ंकी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसीज और फंड्स नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग। तो बेसिकली अगर आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट में गुड्स को सप्लाई करना है, ओके, विच आर फाइनेंस्ड बाय मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसी। फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर हूँ, मैं किसी पार्टी को सप्लाई करना चाहता हूँ गुड्स, ठीक है, या फिर मैं उन लोग के किसी प्रोजेक्ट में गुड्स सप्लाई करना चाहता हूँ एंड उन लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बायलैटरल एजेंसी है, मल्टीलैटरल एजेंसी से हुआ है, या फिर उन्होंने उनको जो फंड्स मिला है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से मिला है, ठीक है, अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो यहाँ पर मेरे सप्लाई को डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, ओके। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एनी प्रोजेक्ट वेयर इंपोर्ट इज परमिटेड एट जीरो कस्टम ड्यूटी, मतलब कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में गुड्स सप्लाई करने वाला हूं एंड उस प्रोजेक्ट वालों को जीरो कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट करने का परमिशन दिया हुआ है अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ओके। तो ये एक बॉडी है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, तो ये उसके अंडर अगर आप लोगों को
इंपोर्ट करने मिल रहा है एट जीरो कस्टम ड्यूटी, तो मुझसे आपने जो भी खरीदा रहेगा उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में अगर मैंने कुछ सप्लाई किया, उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफिशियल यूज और सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय देम। तो अगर यूनाइटेड नेशंस ने कोई प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है, हमने उस प्रोजेक्ट में सप्लाई किया, ओके, या फिर हम लोगों ने उनको ही सप्लाई किया, तो उस केस में भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। एंड लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स थ्रू कम्पिटेटिव बिडिंग, ओके, नीड नॉट बी इंटरनेशनल कम्पिट, ठीक है, नॉर्मल कम्पिटेटिव बिडिंग भी चलेगा। तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को अगर हम लोगों ने सप्लाई किया, तो भी इस केस में हम लोग क्या मानेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट्स यही हम लोगों ने पढ़ा। एडवांस ऑथोराइजेशन मिलेगा, ओके, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है एट ऑल इंडस्ट्री रेट, एंड जो भी आपका टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी या फिर लगा रहेगा, उन सबका भी रिफंड दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर है सब लोग को? एंड जो जीएसटी के अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट थे, उसका आप लोग को आईटीसी का रिफंड मिलता है, अगर रिसिपेंट ने जीएसटी अपने सप्लायर को दिया तो। एंड अगर जीएसटी नहीं दिया रिसिपेंट ने, तो सप्लायर कैन क्लेम रिफंड। क्लियर है पॉइंट? दैट्स इट विथ एफटीपी। थैंक यू सो मच।